गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th साइंस के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था केमिस्ट्री का, केमिकल साइंस किन किन बच्चों को पढ़नी पड़ेगी और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक, हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें मैं आपको केमिस्ट्री की ही बहुत बेसिक बातों के बारे में बताऊंगा और फिर इसके बाद हम केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो है, जो लास्ट वीडियो है मैंने उसमें आपको पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ को किस किस किन भागों में बांटा गया था और भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण की हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है, किस किस क्षेत्र में उसका क्या क्या काम है, ये टॉपिक हमारा रहेगा। और फिर इसके बाद में अगर समय बचा तो मैं आपको सार्थक अंकों के बारे में पढ़ाऊंगा कि वो क्या आते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। जैसे इसके अंदर देखिए, टूथपेस्ट हमारा खाना, ठीक है, खाने के अलावा जो है तेल, बालों में लगाने वाला तेल है, चाहे खाने वाला तेल है, ठीक है, जल, जल के अलावा हमारे कपड़े, ठीक है, बुक्स, पेन, ठीक, सारी की सारी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है वो क्या है, रसायन है और वो रसायन विज्ञान से ही संबंधित होती है। फिर उसके बाद में सेकंड जो है स्वास्थ्य व औषधि, ठीक है। तो जितने भी मेडिसिन हैं वो सारी मेडिसिन जो है मोस्टली रसायनों से ही तैयार होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयां हो, चाहे वो एलोपैथिक हो और चाहे वो होम्योपैथिक हो, सबके अंदर केमिकल ही केमिकल यूज होता है। जैसे अगर अपन बात करें पैरासिटामोल की, तो आप घरों के अंदर नॉर्मली ये मेडिसिन यूज की जाती है, पैरासिटामोल, ठीक है, पैरासिटामोल। इसके अलावा ऑफ्लॉक्सोसिन, ऑफ्लॉक्सोसिन, ऑफ्लॉक्सोसिन के अलावा एंटीबायोटिक हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि उसके अंदर जो है मलेरिया में जो यूज की जाती थी कुनैन, ठीक, एंटीबायोटिक जैसे कि इसके अंदर अपन जानते हैं टीबी के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी मेडिसिन है आज के टाइम में, जब मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूं तो अब भी घर के अंदर जो भी मेडिसिन रखी हुई हैं उनके आप फार्मूले पढ़ के देखोगे तो उसमें सारे के सारे क्या हैं, केमिकल उपस्थित हैं। तो दूसरा फील्ड है इसका स्वास्थ्य और औषधि विभाग। फिर इसके बाद में तीसरा क्षेत्र, तो तीसरा क्षेत्र जो है वो है कृषि। अगर मैं अपने एरिया की, इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये एक कृषि प्रधान एरिया है, ठीक है। वैसे भी हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ अगर कृषि की हम बात करें तो जितने भी खाद हैं, जैसे यूरिया हुआ है ना, डीएपी हुई, ऐसे तो खाद हुई, खाद के अलावा जितनी भी पेस्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, ठीक है, इंसेक्टिसाइड,
और इसके अलावा भूमि को उर्वर बनाने के लिए जितने भी उर्वरक यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, केमिकल हैं। तो केमिकल है इसका मतलब ये हुआ कि ये केमिकल रसायन विज्ञान जो है ये ही उस क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण योगदान जो है अपना अदा करता है। तो ये तो तीन ही क्षेत्र हुए हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फील्ड हैं जिनके अंदर रसायन विज्ञान यूज होता है। तो चौथा है उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों के अंदर। तो उद्योगों में कैसे यूज होता है, तो देखिए जितने भी उद्योग है, अगर हम बात करें साबुन की फैक्ट्री की, सर्फ की फैक्ट्री की, या फिर चमड़ा उद्योग की, या फिर जितनी भी गाड़ियां बनती हैं, जितने भी व्हीकल्स बनते हैं, प्लास्टिक, फोटोग्राफी, है ना, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, फोटोग्राफी उद्योग, धातु निष्कर्षण उद्योग, ठीक है, रंग और पेंट को बनाने वाले जितने भी उद्योग हैं, कपड़े के जितने भी उद्योग हैं, सारे के सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में केमिकल का ही यूज होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्त्र जो उद्योग हैं वो भी वास्तव में केमिस्ट्री पर ही आधारित हैं या रसायन विज्ञान के ऊपर ही टिके हुए हैं। फिर इनके अलावा अगर हम बात करें युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, तो युद्ध के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो युद्ध में भी आज के समय में या प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो आज से 200 साल पहले की अगर बात करें, जब से बारूद का उपयोग होना स्टार्ट हुआ है, तब से रसायन विज्ञान की जो है, रसायन जो है वो ही युद्ध में यूज किया जाता है। तो आजकल जैसे TNT होता है ना, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुईन, जितने भी विस्फोटक पदार्थ बन रहे हैं उनमें मुख्य रूप से ये काम ही लिया जाता है, TNT, ठीक है। और अभी अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले लेबनान के अंदर एक बम विस्फोट हुआ है, जिसके अंदर लगभग काफी सारे लोग मरे और काफी सारा एरिया उसका जो है वो तबाह हो गया है। तो लेबनान के अंदर जो केमिकल जो था जिसमें विस्फोट हुआ था उसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर वो विस्फोट हुआ था, ठीक। अब वो अमोनियम नाइट्रेट काम कहाँ आता है ये अपने को पता ही है कि वो युद्ध के अंदर कहीं ना कहीं बम बनाने में या किसी और काम में काम आता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम हुआ, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, और कुछ साल पहले एंथ्रेक्स का नाम बहुत चला था, एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स भी एक प्रकार का केमिकल था जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाने में या लोगों को मारने के अंदर उपयोग लिया जाता था। इसके अलावा विषैली गैसें जो हैं, है ना, विषैली गैसें हैं, ये भी युद्ध में एक हथियार के रूप में काम में ली जाती हैं। तो ये विषैली गैसें जो हैं ये भी क्या है, वास्तव में क्या होते हैं, केमिकल ही होते हैं जो युद्ध में हथियार के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये हुआ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जितनी भी हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो अनुक्रिया है, चाहे वो इसके अलावा हमारे ब्रेन तक जाने वाली सूचनाएं हैं, चाहे हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो पंपिंग करता है, उसमें गति होती है, हमारा जो रक्त है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, घटता है, शुगर बढ़ती है, घटती है, ये सारी की सारी जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रसायन से ही संबंधित होती हैं। जब हम कोई औषधि खाते हैं, जब हम कोई दवाई खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाके रासायनिक रूप से कोई ना कोई परिवर्तन कर देती है जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जो है जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी रासायनिक क्रियाएं हैं। तो वो रासायनिक क्रियाएं हैं, इसका मतलब हमारा शरीर जो है या जीवों का जो भी शरीर है वो किससे संबंधित है, रसायन से ही संबंधित है। और जीवों में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं इनको कहा जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद में अंतिम क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो हम लोग बात कर सकते हैं पर्यावरण शुद्धिकरण।
पर्यावरण शुद्धि। पर्यावरण शुद्धि का मतलब ये है कि जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण प्रदूषण जो है वो मनुष्य के ही द्वारा किया जा रहा है, और मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के केमिकल उत्पाद जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल की वजह से प्रदूषण हो रहा है, उसको ठीक करने का तरीका भी इन केमिकल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ओजोन छिद्र की, ओजोन छिद्र की, तो ओजोन छिद्र जो है उसका कारण क्या है, कारण उसका होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है वो ओजोन छिद्र है वो बनता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इसके अलावा एक और गैस नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, इनकी वजह से ओजोन छिद्र की उत्पत्ति होती है, मतलब वो बनता है। तो उसको ठीक करने का उपाय यही है कि इनका उत्पादन जो है वो कम कर दिया जाए, जिससे कि ओजोन छिद्र जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो है वो भी उपयोग में आता है। अगर हमारे अपने शरीर की बात करें तो हमारे बाल जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, और प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो हमारी हड्डियां हैं कैल्शियम से बनी हुई हैं, हमारा जो ये मांस है, जो कोशिकाएं हैं, ये भी प्रोटीन से, ब्लड से और अन्य पदार्थों से बने हुए हैं। तो अगर हम इनकी संरचना की बात करेंगे तो लास्ट में जाके हमें ये पता लगेगा कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या और कोई ना कोई एलिमेंट है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे केमिकल ही प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है दैनिक जीवन के अंदर या रसायन विज्ञान का महत्व जो है वो हमारे जीवन में क्या है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सार्थक अंकों के बारे में पढ़ाऊंगा कि सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक जो है, मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि सार्थक अंक जो है इंग्लिश में इनको बोला जाता है सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक। सार्थक अंक जो है, जैसे हमने कोई संख्या लिखी, मान लेते हैं ये संख्या लिखी 15.75 मीटर, ये कोई संख्या लिखी, ठीक। तो इस संख्या के अंदर कितने सार्थक अंक हैं ये हमें बताना है। आपको जो सवाल आएगा उसके अंदर भी यही बताया जाएगा कि इसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं, ये आपने ज्ञात करना है। ठीक, जब भी कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो अंतिम अंक होता है ना, अंतिम अंक होता है वो अनिश्चित होता है, और जो उससे पहले वाले जितने भी अंक होते हैं वो निश्चित होते हैं। अंतिम अंक जो है उसके अंदर अनिश्चितता इसलिए पाई जाती है क्योंकि वो अंक जो है किसी भी चीज का एक्यूरेट मान जो है वो नहीं होता, वास्तविक मान नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर या तो प्लस माइनस कुछ ना कुछ कमी होगी, और या वो उसके अंदर कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, मतलब वो एक्यूरेट। जैसे हमने लास्ट में 5 लिखा तो वो 5 नहीं है, या तो वो 5 से थोड़ा ज्यादा है और या फिर 5 से थोड़ा कम है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी संख्या जब लिखी जाती है तो उसके जो लास्ट अंक होता है वो अनिश्चित अंक होता है, और जो बाकी के अंक होते हैं वो निश्चित होते हैं, और इन सब को मिला के ही हम क्या कह देते हैं, इनको सार्थक अंक कहते हैं। अब सारे सार्थक अंक हैं तो फिर उनको पहचाना कैसे जाए, तो सार्थक अंकों को पहचानने के लिए कुछ नियम हैं, लगभग 6 या 7 नियम हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, और उन नियमों के आधार पर हम सार्थक अंकों की पहचान करेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि सार्थक अंक है उनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है,
उनमें भाग कैसे होता है और उनमें गुणा कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके बारे में